वेलकम स्टूडेंट्स। सिलेबस कंप्लीशन के बाद अब हम बात कर रहे हैं अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन। और पिछले लेक्चर में हमने बात किया था अबाउट दी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू डील विद केस स्टडीज। देखिए, देखा जाए तो जब हम मैनेजमेंट कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर केस स्टडीज ये एक इंटीग्रल पार्ट एंड पार्सल होते हैं आपके इवैल्यूएशन का। एग्जामिनेशन के अंदर केस स्टडीज यूजुअली आपको दी जाती है जिससे कि आपका प्रैक्टिकल अप्रोच टू दी कॉन्सेप्ट वो समझ में आ पाए। केस स्टडी जो है, अगर मैं उसको डिफाइन करने जाऊँ लाइक केस स्टडी है क्या, तो हम ये कह सकते हैं केस स्टडी जो है इट इज नथिंग बट वो एक तरह का डिपिक्शन है, एक तरह का रिप्रेजेंटेशन है कुछ रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन का। तो जहां पर या तो कोई रियल लाइफ बिजनेस सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट की जाती है या फिर इट मे बी सम हाइपोथेटिकल सिचुएशन। वो कुछ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी हो सकती है, एक कोई बिजनेस प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि या तो रियली एग्जिस्ट करती है किसी लाइक बिजनेस के रिस्पेक्ट में, किसी एक कंपनी के रिस्पेक्ट में, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रिस्पेक्ट में। सो लाइक relevant to the various areas of business management, वो वहाँ से किसी चीज से रिलेट करता हुआ कोई एक एक्चुअल प्रॉब्लम आपको हो सकता है दिया जा सकता है एज केस स्टडी, या फिर इट कैन बी सम इमेजिनरी सिचुएशन। वो कोई इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन भी हो सकता है जहाँ पर कोई एक लाइक वर्चुअल सा या इमेजिनरी सा आपको बिजनेस सिचुएशन बना के प्रोजेक्ट करके और आपके सामने दिया जाए और एज ए डिसीजन मेकर आपसे कुछ इनपुट्स दिए जाते हैं सब्जेक्ट टू दैट प्रॉब्लम और सिचुएशन। केस स्टडीज की अगर हम बात करते हैं, बाय नेचर देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ केस स्टडीज। दो तरह के केसेस या केस स्टडीज आपको देखने को मिल सकती हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड केस या ओपन एंडेड केस स्टडी और दूसरा क्लोज एंडेड। नाउ ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड से क्या समझ में आता है? ओपन एंडेड की अगर मैं बात करता हूँ, ओपन एंडेड केसेस या केस स्टडीज आर दोस्त जहां पर लाइक एक सिचुएशन आपको दे दिया जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाता है और फिर आपको लाइक एक ओपन प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है जहां पर आपको एज अ डिसीजन मेकर कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन दे दिया, अब कह दिया लाइक नाउ इफ यू वेयर मिस्टर एक्स वाई जेड व्हाटएवर, सो हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू इट। एक बिजनेस प्रॉब्लम दे दिया लाइक आप जो है एक लेट्स से यू आर आउट ऑफ द टाउन और एक बिजनेस क्लाइंट है जिसके साथ अर्जेंट मीटिंग या डीलिंग आपकी शेड्यूल्ड है नेक्स्ट डे। तो अब हाउ यू विल मैनेज? ठीक है, आप अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? वेदर यू विल रीशेड्यूल इट, अगर रीशेड्यूल करने जाएंगे तो उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसको आप कैसे डील करेंगे? अगर आप उसको कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन से जो होने वाले आउटकम है आपको कैसे उसको फेस करना है, और आप अगर किसी को डेप्यूटेशन पे भेजते हैं तो उसके अपने कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हो सकते हैं। सो लाइक ये एक हाइपोथेटिकल सा सिचुएशन था। आप एक बिजनेस लीडर हैं एंड यू आर नॉट करेंटली या प्रेजेंटली अवेलेबल और एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट मीटिंग आपका शेड्यूल है। आप को उस पर्टिकुलर डील को सीज करने के लिए वो मीटिंग अटेंड करना है, बट सिंस यू आर आउट ऑफ द टाउन एंड यू कुड नॉट मैनेज इट, टाइमली रिपोर्ट नहीं कर सकते, तो अब इस डायलेमा को आप कैसे फेस करेंगे? अब यहाँ पर एक ओपन एंडेड सिचुएशन, मतलब ये जो है ओपन एंडेड सिनारियो आपको दे दिया गया। अब आपको इसको जिस डायरेक्शन में जैसे लेके जाना है आप ले जा सकते हैं। आप अपने तरफ से कुछ अजम्पशंस लेके और लाइक यू कैन एड्रेस इट, बट ऑन द अदर हैंड कुछ क्लोज एंडेड केसेस होते हैं जहां पर एक सिचुएशन आपको दे दिया जाता है और स्पेसिफिकली आपको कुछ
आंसर क्वेश्चंस दिए जाते हैं एट द एंड ऑफ इट। तो हम सीधा सीधा ऐसा बोलते हैं, जैसे कई लोग जो एक गलती करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे ट्रीट केस स्टडीज एज अनसीन पैसेजेस। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि ये एक अनसीन पैसेज है जहाँ पे एक कुछ पैसेज आपको दिया हुआ है और उसके एंड में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको उनको अटेम्प्ट करना है। तो वो जो ऐसा कुछ जहाँ पर एक डिपिक्शन रहता है सिचुएशन का, वो आपके क्लोज एंडेड केसेस होते हैं, बट मेक इट वेरी क्लियर केसेस आर फार मोर डिफरेंट फ्रॉम अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज को जिस तरह से आप ट्रीट करते हैं वैसा ट्रीटमेंट आपको केसेस को नहीं देना है। जब भी आप केसेस को सॉल्व करते हैं, केसेस को अटेम्प्ट करते हैं, केस स्टडी आप जब एनालाइज करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट हम यहाँ पर अभी डील करेंगे। तो कैसे अटेम्प्ट करना है अटेम्प्टिंग केस स्टडी, वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ओपन एंडेड केसेस अगर हैं तो उसके केस में आपको ये सारे पॉइंट्स कवर करने रहेंगे। अगर क्लोज एंडेड है तो आप इसको पार्टली आधा कवर करके और स्ट्रेट अवे आप जंप कर सकते हैं टू दी क्वेश्चंस जो कि एंड में दिए हुए होते हैं और आप लोगों को आंसर कर सकते हैं बाय गिविंग प्रॉपर जस्टिफिकेशन टू इट। ठीक है, अब देखते हैं कैसे केस स्टडी अटेम्प्ट की जाती है, कैसे केस को एनालाइज किया जाता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला जो पॉइंट है जब आप अटेम्प्ट करने जाते हैं, फर्स्ट थिंग इज टू राइट इंट्रोडक्शन। ठीक है, आपको इंट्रोडक्शन देना होता है उस केस का। इंट्रोडक्शन को मैं कुछ और वर्ड्स में भी यहाँ पर बता सकता हूँ, या मैं कुछ ऑल्टरनेट हेडिंग्स भी उसकी यूज कर सकता हूँ। आप ब्रीफिंग बोल सकते हैं, आप एक शॉर्ट ब्रीफिंग जो है केस का दे सकते हैं, आप समरी जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन या समरी आपको देनी है। एक चीज ध्यान में रखें, जिस तरह से हम वापस मैं थोड़ा सा आपको इसको रिलेट करके बता रहा हूँ आपके इंग्लिश ग्रामर के साथ, बट उसको आपको एज इट इज उसको कंसिडर करके वैसा ही ट्रीटमेंट नहीं देना है। जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यह है कि जिस तरह से कई बारी इंग्लिश में आपने देखा होगा प्रेसी राइटिंग होता है, तो जो प्रेसी राइटिंग होता है वैसा ही आप क्या करते हो, समरी जो है जैसे मान लेते हैं लाइक अगर 500 वर्ड्स का कुछ दिया हुआ है तो आप उसको क्या करते हैं 1/3 ऑन एन एवरेज एक 1/3 जो वर्ड लिमिट है उसमें आप उसका समरी लिख देते हैं। तो मान लेते हैं 500 वर्ड का अगर कुछ दिया हुआ है तो आप 125 140 वर्ड में जो है आप उसका ब्रीफिंग दे दें, उसकी समरी लिख दें। समरी लिखने के लिए जो आप हेल्प ले सकते हैं, केस में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को ही आप बेस बना सकते हैं। आप वहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो बिजनेस है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, उसका नेचर क्या है, किसमें वो डील करता है और उसका एनवायरनमेंट है। तो डिस्क्राइब द बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। जो भी जिस भी कंपनी जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो केस है आप उसके बारे में बता सकते हैं। आप उसका थोड़ा सा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप बता सकते हैं, उसकी आप प्रोडक्ट प्रोफाइल्स बता सकते हैं आप। तो वही है कि एक शॉर्ट प्रोफाइल उस कंपनी का वो आप दे सकते हैं। डिस्क्राइब द साइज एंड स्ट्रक्चर, तो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन तो आप उसकी हिरार्की के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि कई बार जब आप मैं अलग अलग फंक्शनल एरियाज के रिस्पेक्ट में केस स्टडीज की बात करता हूँ तो मान लेते हैं कोई HR रिलेटेड केस स्टडी है, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका OB की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो उस तरह के जो आपके बिहेवियर सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर मैं केस स्टडीज की बात करता हूँ तो वो पर्सनल केसेस भी हो सकते हैं। तो उस पर्सन की प्रोफाइल के बारे में हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे। एज ए पर्सन को क्या उसकी पर्सनालिटी, उसकी कुछ ट्रेड्स, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम बताएं, देन उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसको हम हाईलाइट करें। तो या तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में केस होगा या फिर इंडिविजुअल के बारे में होगा, तो उनका जो है ब्रीफिंग आपको देना है और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और अजम्पशंस आप चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप करके जब एनालिसिस की हम बात करेंगे तो वहाँ पर अजम्पशंस ले सकते हैं। फैक्ट्स जरूर आप इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको दिए हुए जो फिगर्स दे के रखे हुए, लेट्स से अगर मार्केटिंग का कोई पर्टिकुलर केस है और उसमें आपके कुछ सेल्स फिगर्स देख के रखे हुए हैं, कुछ प्रोजेक्शंस देख के रखे हुए हैं, कुछ बजट्स की बात की हुई है, तो जहां पर भी वो नंबर्स, फिगर्स, फैक्ट्स देख के रखे हुए तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं जब आप ब्रीफिंग देने जाते हैं। इसके साथ साथ कई बार आप देखोगे केस में एक टाइटल दिया हुआ होता है, अगर टाइटल मिसिंग है तो आप खुद से भी एक टाइटल वहां पर सजेस्ट
कर सकते हैं। तो आप एक टाइटल देते हुए एक शॉर्ट ब्रीफिंग दे दें। उसके बाद जैसे मैंने बोला, जहां पर बिहेवियर सब्जेक्ट्स आते हैं तो वहां पर जो की पर्सन है आप उसको भी मेंशन कर दें। ठीक है, लेट्स से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोई एक केस है जहां पर एक इनडिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय जो है उसके बिहेवियर को बताया हुआ है, कैसे उस कंपनी के उस इनडिसिप्लिन बिहेवियर उस इनडिसिप्लिन लेट्स से एम्प्लॉय को आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, एक इंडिविजुअल है जो कि कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ कियोस क्रिएट करता रहता है, जो कि हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहता है, जो कि हमेशा रूल को वायलेट करता रहता है, रूल ब्रेक करता है। अब इसको कैसे डील किया जाए, कैसे एक लेसन उसको दिया जाए, कैसे आप एक एग्जांपल सेट करें। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो वहां पे की पर्सन लाइक आप अगर एक मैनेजर है और आपको डील करना है इस तरह के किसी डिफिकल्ट एम्प्लॉय को, तो जो डिफिकल्ट एम्प्लॉय है वो एक की पर्सन होगा। आप एज ए मैनेजर वहां पर आप एक की पर्सन होंगे, क्योंकि वो जो पूरा केस है वो आपके अराउंड रिवॉल्व होगा। तो हम यही कह सकते हैं कि की पर्सन जो है वो जैसे होता है ना कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर वो केस बनाया गया है, तो वो की पर्सन या की पर्सन्स में आप मेंशन करते हैं। फिर जब एनालिसिस की बात आती है, मोस्टली दो तरह के एनालिसिस आपको करने को रहते हैं या आप कर सकते हैं। एक होता है आपका सिचुएशनल एनालिसिस और एक होता है आपका शॉर्ट एनालिसिस। ठीक है, सिचुएशनल एनालिसिस की अगर मैं बात करता हूँ, लेट्स से कोई ऐसा एक पर्टिकुलर केस है जहां पर आपको एक सिचुएशन दिया जाता है। ठीक है, तो करंट सिचुएशन क्या है, वो सिचुएशन कैसे अराइज हुई है, तो प्री और पोस्ट। ठीक है, करंट सिचुएशन एक प्रॉब्लम सिचुएशन है। अब वो प्रॉब्लम सिचुएशन कैसे आई है, तो उसके कॉजेस, फिर जो करंट सिचुएशन है अगर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस, तो कॉजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन प्री एंड पोस्ट। जो आपका करंट सिचुएशन है उसका प्री असेसमेंट और उसका पोस्ट असेसमेंट, ये दो तरह के असेसमेंट जो आप करते हैं किसी एक सिचुएशन के रिस्पेक्ट में, तो आप सिचुएशनल एनालिसिस, करंट, प्री एंड दिस इज पोस्ट। सॉरी, मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, दिस इज नॉट पोस्ट, दिस इज पोस्ट। तो प्री, करंट एंड पोस्ट, तीन लेवल पे आप उसकी स्टडी करते हैं। लाइक एक्चुअल ये बिजनेस सिचुएशन है, अगर हम एग्जांपल देते हैं, कोई एक मार्केटिंग कंपनी है और कंटिन्यूसली उसकी सेल्स ड्रॉप हो रही है। ठीक है, अब करंट सिचुएशन जो है ये है कि नाउ दी कंपनी हैज डिसाइडेड कि वेदर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो एक इस तरह का केस है, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था, लॉन्च किया था वे बैक। ठीक है, पीएलसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से जुड़ा हुआ केस है। ठीक है, एक कंपनी जो है उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, काफी अच्छे उस प्रोडक्ट को रिस्पांस मिला इनिशियली, और उसके बाद भी कंटिन्यूसली उसकी सेल्स ग्रो हुई। लेकिन नाउ एट द करंट पॉइंट एक सडन जो है ड्रॉप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स में आया है। एंड नाउ एज ए मैनेजमेंट, एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट टीम, you have to give your verdict के whether to continue with the product or not। अब ये करंट सिचुएशन, अब अगर आप उस प्रोडक्ट के साथ कंटिन्यू करते हैं तो क्या प्रॉस है, अगर आप डिसकंटिन्यू कर देते हो उस प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट लाइन से तो क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, तो दोनों लाइक अगर कंटिन्यू करते हैं और नहीं करते हैं तो उनके प्रॉस एंड कॉन्स, उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं। तो एज ए डिसीजन मेकर आपको जब यहाँ सिचुएशनल एनालिसिस कर देंगे तो करंट सिचुएशन क्या है, लाइक प्रॉब्लम विद द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब वो कंटिन्यूटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई क्यों, या तो आप देखोगे, अब कॉजेस की हम बात करें, या तो देयर इज अ सडन यू कैन से शिफ्ट और ड्रिफ्ट इन दी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स ऑफ द कस्टमर। ठीक है, आपने उस प्रोडक्ट को अपडेट नहीं किया है, आपने उसमें कुछ चेंजेस नहीं लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो आपका जो प्रोडक्ट है उसके अंदर वो मास अपील नहीं रही। तो कॉजेस क्या है, या तो कोई इसका क्लोज कॉम्पिटिटर आ गया है, या तो कोई आपका बिजनेस राइवल जो है
बेटर प्रोडक्ट मार्केट में लेके आया एट मोर यू कैन से चीपर और अफोर्डेबल प्राइसेस, तो वो रीजंस हो सकते हैं। तो आपको वो जो सिचुएशन आई है उसका कारण क्या रहा है और उसका फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को कवर करना है। फिर जब आप शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। नॉर्मली जब आप ओपन एंडेड केस सॉल्व करते हैं तो वहां पर शॉर्ट एनालिसिस आपको करना होता है। शॉर्ट एनालिसिस आपको पहले भी इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और भी जब मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो वहां पर ये एक एज ए डिसीजन मेकिंग टूल आपने शॉर्ट एनालिसिस कहीं ना कहीं पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं उसको कवर कर देता हूँ। लाइक स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, आप एक 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करते हैं। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आर दी फैक्टर्स जो कि आपके इंटरनल है, जो कि आपकी कंपनी के, जैसे हम बात करते हैं जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स है, आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं, आप अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। कंपनीज के आपके जो भी प्लस है वो आपके स्ट्रेंथ है और जो आपके माइनसेस हैं वो आपकी वीकनेसेस है, ठीक है। जब मैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करता हूं तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लाई करती है। अब जैसे अभी हम इसी केस की बात करें कि आपका प्रोडक्ट जो है इट इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग ऑब्सोल्यूट, ठीक है, वो मार्केट से बाहर होने की कगार पे आ चुका है। अब यहां से अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वीकनेसेस की बात करूं तो हो सकता है आपने मॉडिफिकेशन नहीं किया, आपका प्रोडक्ट जो है उसमें फर्दर कुछ चेंजेस नहीं आए, ये आपसे मतलब इंटरनल पॉइंट्स हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी या अगर मैं थ्रेट की बात करूं तो एक थ्रेट है कि आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं टोटली, या आपका प्रोडक्ट जो है वो टोटली मार्केट से बाहर हो सकता है, ये एक थ्रेट है। आप मार्केट के फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन आप इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यू हैव टू बिल्ड अपॉन योर स्ट्रेंथ। अब आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके पास मार्केट शेयर था लेकिन आपने लूज कर दिया, तो उस मार्केट शेयर को, उस कस्टमर के डेटा को जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसको फर्दर यूज करें, ठीक है। रीब्रांडिंग के लिए आप जाएं, आप अपना जो पोजीशनिंग है, आप अपनी पोजीशनिंग को चेंज करें, आप नए मार्केट एक्सप्लोर करें। देयर विल बी एन नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज व्हिच आर अवेलेबल टू यू, तो वो अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, तो आपको एक लिंकेज बैठानी है, आपको रिलेट करना है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को मैच करना है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के साथ, और वहां से कुछ डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। तो वो शॉर्ट एनालिसिस हो गया आपका। अब जब आप सिचुएशनल एनालिसिस या शॉर्ट एनालिसिस करते हैं तो आप कुछ अजम्पशंस ले सकते हैं, कुछ हाइपोथेटिकल से सिचुएशंस आप लेके चल सकते हैं, आप कुछ अजम्पशन बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एफएमसीजी सेक्टर का वो प्रोडक्ट है तो हम एफएमसीजी सेक्टर के जो भी ट्रेंड्स हैं उनको कंसीडरेशन में लेते हुए कुछ अजम्पशंस लेके चल सकते हैं, ठीक है। अगर टेलीकॉम सेक्टर का है तो ट्राई के रूल्स रेगुलेशन क्या है वो एप्लीकेबल होंगे, हम उनको एज अजम्पशन यूज कर सकते हैं, तो इट कैन बी डन। तो आप अजम्पशंस अपने लेवल पे ले सकते हैं, जहां पर कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स मिसिंग है तो आप अपने स्तर पर अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, आपका जो लाइक नॉलेज है उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस लेके एनालिसिस कर सकते हैं। फिर आती है जब ओपन एंडेड केसेस की बात करें तो वहां पे प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई करनी होती है। तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, आप 1 से 2 स्टेटमेंट में जो मेजर प्रॉब्लम है आप उसको बताते हैं, और उससे जुड़ी हुई कुछ और जो टिडबिट्स होती है उनको आप माइनर प्रॉब्लम्स की तरफ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही जैसे लाइक प्रोडक्ट ऑब्सोलेंस, ये जो है दिस इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। मेन प्रॉब्लम क्या है कि उस वो प्रोडक्ट जो पूरी तरह से ऑब्सोल्यूट होने जा रहा है उसको कंटिन्यू करना है या नहीं, ठीक है। तो वो मेन प्रॉब्लम है। लेकिन माइनर प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हमारा, और जब मैं बात करता हूं तो प्रोडक्ट लाइन क्या है, क्या हम इसको वापस रिवर्टलाइज करने के लिए दूसरे की हेल्प ले सकते हैं या नहीं। तो माइनर प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करता हूँ, वर्कफोर्स हमारी जो सेल्स टीम है, हमारी सेल्स टीम कम लोगों की है, ज़्यादा एफर्ट्स नहीं जाते हैं तो उस वजह से भी ड्रॉप आ रहा है। तो प्रोडक्ट एक्चुअल प्रॉब्लम है लेकिन उससे जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। हम ज़्यादा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा नहीं करते इसलिए कहीं ना कहीं सेल्स में ड्रॉप आया, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो माइनर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और मेजर प्रॉब्लम। तो एक स्टेटमेंट में हम इसको मेंशन करते हैं, दूसरे छोटे 2-3 स्टेटमेंट आगे दे सकते हैं। देन कम्स दी सॉल्यूशंस, फाइंडिंग आउट दी सॉल्यूशन, क्या क्या उसके
प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो आपको 1 2 3 4 5 जो भी है, जितना भी आप कर सकते हैं, एटलीस्ट आप 3 ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस बताएं कि इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। कंटिन्यू करना है, नहीं करना है, ठीक है, या मॉडिफिकेशन अल्टरेशन के साथ कंटिन्यू करना है, या उसको मार्केट से बाहर लेके नया प्रोडक्ट फ्रेश लॉन्च करना है। तो ये 3-4 अलग अलग सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब इन सॉल्यूशंस के फर्दर फिर उसको आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी आप सॉल्यूशन देंगे, पहली चीज तो वो कैसे होंगे, स्पेसिफिक और रियलिस्टिक सॉल्यूशन होंगे। फिर आपको उसको जस्टिफाई करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिलेक्ट किया जाए। जब आप बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करने की बात करते हैं तो वहां पर यू नीड टू इवैल्यूएट, आपको उसकी फिजिबिलिटी देखनी है, कौन सा ऑल्टरनेटिव ज्यादा फिजिबल है। हर एक ऑल्टरनेटिव के रेस्पेक्ट में आप कुछ प्लस और माइनस दोनों चीज लिखेंगे, ठीक है। और वहां से फिर फर्दर आप एक अपना इनपुट देंगे कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा और क्यों, ठीक है। तो उसको आप सपोर्ट करेंगे विद दी सॉलिड एविडेंस, जो कि आपको उस केसेस में ही मिल जाएंगे ये फैक्ट्स के रूप में, ठीक है। तो वो आपको करना है, आपको ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन सजेस्ट करने हैं। ऑल्टरनेटिव 1 2 3 सॉल्यूशन 1 2 3, 1 के अपने प्लस माइनस, 2 के अपने प्लस माइनस, एंड वहां से फिर बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा है, आपको सॉल्यूशन 2 के साथ कंटिन्यू करना है। तो उसके पीछे लॉजिक भी आपको देना पड़ेगा, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको फैक्ट्स और एविडेंस देने पड़ेंगे, एंड फाइनली कुछ आप सजेशंस और रिकमेंडेशंस देते हैं, एंड लास्ट में जाके एक कंक्लूजन आप देते हो, एक कंक्लूडिंग रिमार्क आप मेंशन करते हो, आप जिसको बोलते ना कि उसको वाइंड अप करने के लिए कुछ फाइनल वर्ड्स वो आप वहां पे मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप केस को सॉल्व करें। अगर क्लोज एंडेड केस है तो आप ये एनालिसिस के बाद स्ट्रेट अवे आंसर कर सकते हैं जो भी क्वेश्चंस आपके केस के एंड में दिए हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द केस स्टडी। सो जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये जो भी पॉइंट्स यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताए गए हैं, यू हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इनटू द माइंड, और उसके अकॉर्डिंग आप केस स्टडी अटेम्प्ट करें, एंड आई एम श्योर कि you will score good marks. So best wishes are always there with you. Thank you very much. Enjoy your exams.